दोस्तों, यमन ने एक बार फिर से इसराइल पर हमला किया है। इस बार कब्जे वाले इलाके में मिसाइल दागे गए हैं और मिसाइल के बड़े बड़े टुकड़े इसराइल के कई इलाकों में बिखरे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इसराइल एक बार फिर से नाकाम रहा। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी रॉकेट की, यमन के रॉकेट जो इसराइल पर दागे हैं उसकी और भी तमाम तस्वीरें आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे अब इसराइल ने यह मान लिया है कि वो यमन के सामने कमजोर है। जी हाँ, खबर बिल्कुल पक्की है, हार मान ली है इसराइल ने यमन के सामने। इसराइल की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब राजधानी के पास यहूदियों का प्रदर्शन जारी है। क्यों हो रहा है ये प्रदर्शन आपको बताएंगे और आज की कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो दिल दहला देंगी और जहन में कई सवाल उठाएंगी। पूरा वीडियो इसलिए जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश, हर रोज की तरह कि वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए। कमेंट में आप जहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। कल रात यमन ने इसराइल पर फिर एक मिसाइल दागा। यमनी मिसाइल के मंजर ने पूरे कब्जे वाले फिलिस्तीन में हड़कंप मचा दिया। आपको बता दूं कि इसराइल की सेना ने पहले दावा किया था कि उन्होंने यमनी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन अब जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो इस दावे को सवालों के घेरे में ला देते हैं। आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन के आसमान में यमनी मिसाइल की वीडियो है। ये नजारा इसराइल की नाकामी की दास्तान सुना रहा है कि इस बार भी यमनी मिसाइल को इसराइली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। यमन से दागी गई मिसाइल के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अचानक सायरन बजने लगे। तस्वीरें देखिए। पिछली 2 रातों से यमन के हुती लड़ाके इसराइल के सेंट्रल हिस्से की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे हैं। यमन के हुतियों द्वारा दागी गई मिसाइलों को रात भर हवाई सुरक्षा द्वारा रोका गया, इसराइल के डिफेंस सिस्टम द्वारा रोका गया, जिसके बाद मध्य इसराइल में मिसाइल के बड़े बड़े टुकड़े पाए गए। बीर याकूब में घर के आंगन में एक बड़ा सा तकरीबन 1 मीटर लंबा टुकड़ा मिसाइल का, यमनी मिसाइल का मिला है। पुलिस ने बताया कि ऐसे टुकड़े 3 अलग अलग जगहों पर गिरे हैं। इसके अलावा यमनी सेना ने तेल अवीव के एक इसराइली सैन्य ठिकाने पर हवाई हमला करने का भी दावा किया है। यमन के ये दावे और इसराइल की तस्वीरें क्या यमन की ताकत का सबूत नहीं है? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। आपको लगे या ना लगे, लेकिन इसराइल को अब ये जरूर लगने लगा है कि यमन इसराइल के सामने छोटा जरूर है, लेकिन यमन से इसराइल नहीं जीत सकता। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इसराइल के रिजर्व ब्रिगेडियर जनरल ने कही है। यमन की राजधानी सना ने इसराइल को ऐसी चुनौती दी है कि अब खुद इसराइली सेना के ब्रिगेडियर जनरल भी मान रहे हैं कि सना को हराना लगभग नामुमकिन है। एक इसराइली अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सना ने कई स्तरों पर अपनी ताकत बढ़ाई है। सैन्य, रणनीतिक और राजनीतिक रूप से यमन की हुती सेना लगातार मजबूत हो रही है और इसे हराया नहीं जा सकता, खासकर इसलिए क्योंकि तेल अवीव इसके लिए तैयार नहीं है। अभी सोचिए, ब्रिगेडियर जनरल ने यह माना है कि तेल अवीव और इसराइली सेना अभी यमन से लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सना के खिलाफ सीधे सैन्य कार्रवाई करना काफी मुश्किल है। यह तक कहा ब्रिगेडियर जनरल ने कि सलाह दी है कि यमन की सेना पर दबाव बनाने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि बल के अलावा दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बल से हम नहीं जीत सकते। दोस्तों, वाकई में यमनी सेना ने मिसाइल और ड्रोन तकनीक्स में इतना सुधार किया है कि इसराइल की आयरन डोम जैसे एडवांस सिस्टम भी इसे रोकने में नाकाम हो रहे हैं। ऐसे में इसराइल के अधिकारी का ये बयान दिखाता है इस बात को कि इसराइल के सामने यमन का स्टैंड कितना ऊंचा हो गया है। हुतियों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइल जैसे मजबूत देश भी अब उनके सामने असहाय नजर आ रहे हैं। हालांकि हुती सेना ने साफ कर दिया है इस बात को, कि बार बार साफ किया है कि गजा के समर्थन में अपनी लड़ाई वो इसी तरह से जारी रखेंगे। अब आपको नेतन्याहू को टेंशन देने वाली एक और तस्वीर दिखाती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये तेल अवीव के पास बने ब्राक शहर में हरेदी यहूदियों के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं।
हरेदी यहूदी विरोध कर रहे थे, लेकिन इस्राएली पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन पुलिस के साथ झड़पों में बदल गया और ये विरोध ऐसी चीज के लिए किया जा रहा है जिसकी कमी से नेतन्याहू इस वक्त जूझ रहे हैं, या कहें कि भारी कमी से जूझ रहे हैं, यानी कि सैनिक। जी हाँ, दरअसल इस्राएल में हर नागरिक के लिए सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। इस्राएल ही एक ऐसा देश है जहां के सभी महिला पुरुषों को सेना में भर्ती होना पड़ता है। ये इस्राएल का कानून है और इसका पालन सभी को करना पड़ता है। इस्राएल में सभी नागरिकों को सेना में भर्ती कराने का प्रावधान डिफेंस सर्विस लॉ 1959 के तहत किया गया है। ये कानून देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के मुताबिक इस्राएल के सभी योग्य नागरिकों, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों को एक निर्धारित आयु सीमा के भीतर सेना में अपनी सेवा देनी होती है, यानी कि एक उम्र फिक्स की गई है कि इतनी उम्र तक आपको सेवा देनी ही देनी है। पुरुषों के लिए इस्राएल में सैन्य सेवा की मियाद वो है जो लगभग 32 महीने और महिलाओं के लिए लगभग 24 महीने यानी 2 साल ही होती है। इसी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस को लेकर अब तेल अवीव के पास हरेदी यहूदी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस यानी कि जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है इसको खत्म किया जाए। जंग में इस्राएल को जब सैनिकों की जरूरत है उस वक्त देश में इस तरह की मांग नेतन्याहू के लिए टेंशन का सबब बन चुकी है और अब नेतन्याहू इन मांगों को दबाने के लिए पुलिस को आगे कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन को दबवा रहे हैं। दूसरी तरफ गजा के उत्तरी हिस्से बेत लाहिया में अल कसाम ब्रिगेड्स ने निगरानी कैमरे का उपयोग करके इस्राएली पैदल सेना यूनिट पर एक जटिल हमला, एक बड़ा हमला किया। इस घात में जो घात लगाकर बैठे थे कैमरे से, इस घात में एक बम जाल वाली इमारत को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें 3 इस्राएली सैनिकों की मौत हो गई। इनमें दोस्तों एक अधिकारी भी शामिल है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से घात लगाकर कसाम ब्रिगेड्स ने इस्राएल के सैनिकों को ठिकाने लगाया। अल कसाम ब्रिगेड्स का दावा है कि इस्राएली सेना इस घटना में हुए असली नुकसान को छुपा रही है। वहीं वेस्ट बैंक में इस्राएली कमांडर पर भी हमला किया गया है। इस्राएली सेना के मिनाशे ब्रिगेड के कमांडर अयूब कायूफ वेस्ट बैंक में एक हमले में घायल हो गए, ऐसी खबरें सामने आई है। यह हमला फिलिस्तीनी संगठनों ने किया, जिन्होंने उनकी बख्तरबंद गाड़ी को विस्फोटक से निशाना बनाया। इस हमले में अयूब कायूफ को गंभीर चोटें आई हैं। ये घटना इस्राएली फौज की नाकामी का एक और सबूत है। दोस्तों, यमन ने अमेरिका और सऊदी अरब को कड़ा संदेश दिया है। जी हाँ, यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य मोहम्मद अली अल हुती ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ लफ्जों में कहा है कि अगर चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर यमन के आसपास रुका तो वो हुती लड़ाकों का निशाना बनेगा, यानी उसको बख्शेंगे नहीं हुती लड़ाके। साथ ही उन्होंने सऊदी अरब को चेताया है कि अगर अमेरिका ने यमन पर हमला किया तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों पर वार किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि लाल रेखा नहीं होगी, यानी कि रेड लाइन नहीं होगी। अल हुती ने सऊदी अरब से हस्तक्षेप करने और यमन को निशाना बनाने के खिलाफ अमेरिका को मनाने का आग्रह किया है। अब बात सीरिया की करते हैं। कल दोस्तों मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से सीरिया की नई एचटीएस की सरकार ईरान से दुश्मनी करके बैठी है, लेकिन इसराइल को अपना दोस्त बनाकर अपनी जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे रखी है उसने। और अब सीरिया के नए विदेश मंत्रालय ने ईरान को उनके अंदरूनी मामलों में दखल न देने पर चेतावनी दी है। कहा है कि हमारे अंदरूनी मामलों में ईरान दखल बिल्कुल न दे। सीरिया की नए विदेश मंत्रालय की भाषा को सुनकर हर कोई हैरान है। सीरिया के नए विदेश मंत्रालय ने ईरान को अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया और इसके गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। मगर हैरानी की बात तो यह है कि इसराइल की दखलंदाजी को ये सरकार खुली बाहों से कबूल कर रही है। यही सीरिया इसराइल के हस्तक्षेप को पवित्र और बहुत जरूरी मान रहा है। सोच सकते हैं आप दोस्तों, पिछले कुछ दशकों से ईरान ने सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता में बड़ी भूमिका निभाई है। खासकर 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के दौरान जब ईरान ने सीरिया को सैन्य और आर्थिक सहायता दी थी, लेकिन अब एचटीएस की नई नवेली सरकार ने उसी ईरान को अराजकता फैलाने वाला करार दे दिया है और उस इसराइल को जो गजा में नरसंहार कर रहा है
और सीरिया की जमीन पर लगातार कब्जा कर रहा है, कब्जा बढ़ा रहा है, उसको खुली छूट है, उसको शांति का दूत बना दिया है इन लोगों ने। इस्राएल ने बार बार सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं ताकि हथियार एसटीएफ के हाथ न लगे। इसके बावजूद भी सीरियाई विदेश मंत्रालय का ये बयान इस्राएल के प्रति झुकाव को साफ दिखाता है। दोस्तों, दुनिया भर में जहां लोग उत्सव मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, वहीं गजा में दर्द और आंसू हैं। गजा में इस साल भी क्रिसमस की कोई खुशी नहीं है। बारूद और तबाही के साए में जी रहे गजा के क्रिश्चियन एक बार फिर जश्न से महरूम रह गए। रामल्ला के एक फिलिस्तीनी पादरी इलियास ओडेहे कहते हैं कि इस साल क्रिसमस के जश्न को सीमित किया गया है। उनका कहना है कि हम तब तक जश्न नहीं मना सकते जब तक हमारे लोग गजा में मारे जा रहे हैं। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, यमन के हमले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए और जाते जाते वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।